Assalamu alaikum dear students. In lecture number 10 applied physics we will discuss Biot-Savart law magnetic fields due to currents chapter number 29. तो इसमें जो है हम टॉपिक Biot-Savart law जो है डिस्कस करेंगे। तो Biot-Savart law हमें बताता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जस्ट लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो फंडामेंटल लॉ है कूलम्स लॉ, वो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो सिमिलरली बायोट-सैवरेट लॉ जो है ये हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट उसके बारे में बताता है। इसके अलावा हम जो है एम्पियर्स लॉ भी यूज़ करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए कि कहीं पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, क्रिएट हो रही है, उसकी वैल्यू कितनी है या उसकी स्ट्रेंथ जो है वो कितनी है। तो वो हम बायोट-सैवरेट लॉ से भी फाइंड कर सकते हैं और एम्पियर्स लॉ से भी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन एम्पियर्स लॉ में जो है हम एम्पीरियन पाथ लेते हैं, वहाँ पर हम सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशंस जो है वो कंसिडर करते हैं। तो इसलिए एम्पियर्स लॉ जो है वो ज़्यादा वैल्यू रखता है, ज़्यादा जो है वैल्यूबल है अगेंस्ट दी बायोट-सैवरेट लॉ। बायोट-सैवरेट लॉ से एम्पियर लॉ हम ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए यूज़ करते हैं जहाँ पर हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी होती है। बिकॉज एम्पियर्स लॉ जो है वो हमें एम्पीरियन पाथ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशंस में प्रोवाइड करता है। तो इसलिए जो है हम एम्पियर्स लॉ को ज़्यादातर यूज़ करते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट द बायोट-सैवरेट लॉ। बायोट-सैवरेट लॉ जो है वो हमें बताता है किस चीज़ के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय द कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक करंट। यानी कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, तो उसके बारे में बायोट-सैवरेट लॉ हमें बताता है। लेट अस कंसिडर ए पोर्शन ऑफ वायर। हमने एक पोर्शन ऑफ वायर लिया, इसमें से जो करंट है, डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द वायर, ये डायरेक्शन ऑफ करंट है। एंड हेयर वी कंसिडर ए स्मॉल पोर्शन ऑफ वायर हैविंग लेंथ DL। स्मॉल पोर्शन ऑफ वायर हमने लिया है जिसकी लेंथ जो है वो क्या है, DL है। तो यहाँ पर जो है हम कोई पॉइंट कंसिडर करते हैं। यहाँ पर जो करंट की डायरेक्शन है वो ये है, अपवर्ड डायरेक्शन है करंट की। इट इज़ द डायरेक्शन ऑफ करंट IDL। इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी, यानी IDL जो है ये हम वेक्टर कंपोनेंट लेंगे करंट का, कि करंट की कौन सी डायरेक्शन है। और यहाँ पर जो है अगर हम एक कंसिडर करें पॉइंट P, तो दिस इज़ पॉइंट P वेयर वी वांट टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। यानी स्मॉल एलिमेंट डेल्टा L है, तो उसकी वजह से जो फील्ड होगी वो क्या होगी, dB स्मॉल इन्फिनिटेसिमल, और ये पॉइंट P पर है। यहाँ पर जो है हमने क्या करनी है, फील्ड फाइंड करनी है इस करंट की वजह से। अब जो है इलेक्ट्रिक वायर है और उसमें से करंट I प्रोड्यूस कर रहा है। पॉइंट P पर हमने क्या फाइंड करनी है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है जो इस करंट की वजह से गुजरेगी। बिकॉज हम जानते हैं कि इन द डायरेक्शन ऑफ करंट हम थंब रखें राइट हैंड का, और कर्ली फिंगर्स जो है वो हमें शो करती हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस वायर के अराउंड सर्कुलर पाथ पर जो है क्या चीज़ प्रोड्यूस हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड। वो हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। सो इट इज़ ऑब्जर्व दैट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट I ऑफ द वायर। यानी वायर में से जो टोटल करंट I फ्लो कर रहा है उस टोटल करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर करंट ज़्यादा है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, करंट कम है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड भी कम प्रोड्यूस होगी। एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड इज़ आल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। यानी वायर से जो डिस्टेंस है, ये लेट ये R, पॉइंट P जो है वो वायर से R डिस्टेंस पर लाई कर रहा है। तो अब इस डिस्टेंस के क्या होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर के। यानी डिस्टेंस हम वायर से जितना दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी, वायर के जितना करीब आएंगे मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही बढ़ती जाएगी। एंड थर्ड इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Y कंपोनेंट ऑफ द लाइन एलिमेंट DL साइन थीटा। यानी DL साइन थीटा जो है उसकी भी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर एंगल ज़्यादा होगा करंट I और R के दरमियान, R जो है थीटा इज़ द एंगल बिटवीन द वेक्टर कंपोनेंट फ्रॉम वायर टू पॉइंट P एंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट।
एलिमेंट, यानी करंट एलिमेंट ये आई डी एल इसके दरमियान, और वेक्टर कंपोनेंट जो है आर, यूनिट वेक्टर इन इस डायरेक्शन में, तो इन दोनों के दरमियान जो है ये एंगल है वेक्टर कंपोनेंट आर, और करंट एलिमेंट आई डी एल इसके दरमियान जो एंगल है थीटा। तो इसके भी क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। इफ़ वी कंबाइनिंग ऑल दीज, अगर हम तीनों को कंबाइन करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ डी बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनैलिटी अगर हम रिमूव करें, ख़त्म करें, तो इक्वलिटी और कांस्टेंट लगाएंगे, तो आई डी एल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर। अब हेयर जो हम बायोट-सेवरेट लॉ में कांस्टेंट यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर कांस्टेंट हम यूज़ करेंगे म्यू नॉट म्यू आर ओवर 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर। वेयर म्यू नॉट जो है, म्यू नॉट क्या चीज़ है, वेयर म्यू नॉट इज़ परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस आर एयर, और इसकी वैल्यू होती है 4 पाई 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पियर पर मीटर। सो म्यू नॉट जो है वो क्या चीज़ है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, और म्यू आर जो है वो रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम। यानी अगर हम कोई मीडियम रख लेते हैं एयर के अलावा, अगर हम कोई प्लास्टिक रख लेते हैं, वुड रख लेते हैं इस वायर और इस पॉइंट के दरमियान, या मीका रख लेते हैं, तो कोई भी अगर हम मीडियम रख लेते हैं, इंसुलेटर मीडियम, तो उस मीडियम की जो परमेबिलिटी होगी, रिलेटिव परमेबिलिटी, दैट विल बी म्यू आर। और म्यू नॉट जो है वो क्या चीज़ है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। जस्ट लाइक जो कूलम लॉ में हम यूज़ करते हैं एप्सिलॉन नॉट हम यूज़ करते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के तौर पर हम यूज़ करते हैं, और एप्सिलॉन आर जो है वो हम रिलेटिव परमिटिविटी यूज़ करते हैं कूलम्स लॉ में, या गासेस लॉ में भी हम यूज़ करते हैं कि जब कोई मीडियम रखा जाए दो चार्जेस के दरमियान। सिमिलरली यहाँ वायर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उसके दरमियान जो हम मीडियम रखेंगे तो उसकी जो परमेबिलिटी होगी दैट विल बी म्यू आर, वो क्या होगी, म्यू आर। और म्यू नॉट जो है वो परमेबिलिटी है फ्री स्पेस के लिए, और इसकी वैल्यू होती है 4 पाई 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पियर पर मीटर। अब जो है अगर हम ये तो हमारे पास स्मॉल एलिमेंट लाइन एलिमेंट डी एल की जो है ये आ गई हमारे पास वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड जो पॉइंट पी पर क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। अगर हम टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करें तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे इस मैग्नेटिक फील्ड को। तो अब नाउ द मैग्नेटिक डेंसिटी, मैग्नेटिक डेंसिटी B at point P ड्यू टू होल करंट, ड्यू टू वायर, यानी पूरी वायर में से जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक डेंसिटी होगी पॉइंट P पर वो कितनी होगी। नाउ मैग्नेटिक डेंसिटी B at point P ड्यू टू करंट कैरिंग वायर आर कंडक्टर, यानी कंडक्टर है या वायर है उसमें से जो टोटल करंट फ्लो कर रहा होगा आई, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी यहाँ पर मैग्नेटिक डेंसिटी वो कितनी होगी, तो वो कितनी होगी, B इज इक्वल टू होगी इंटीग्रेशन ऑफ डी बी, यानी डी बी जो स्मॉल इन्फेंटेसिमल पार्ट की वजह से, इन्फेंटेसिमल लेंथ डी एल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आई है उसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे होल वायर के ऊपर। तो जब टोटल इंटीग्रेशन हम लेंगे तो इंटीग्रेशन जो है ये हमारे पास आ जाएगा, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, म्यू नॉट म्यू आर ओवर 4 पाई इंटू हमारे पास आई इलेक्ट्रिक करंट, टोटल करंट जो है ये भी क्या है, कांस्टेंट है, वायर में से कांस्टेंट करंट हमने लिया हुआ है क्योंकि कांस्टेंट करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, क्रिएट होती है, वो हम फाइंड करते हैं किस चीज़ की वजह से, बायोट-सेवरेट लॉ की वजह से। तो ये हमारे पास रह जाएगा डी एल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर। तो ये जो है हमारे पास वैल्यू आ गई डी एल साइन थीटा इंटू ये आ जाएगा डी
डी एल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर। तो इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। अब इंटीग्रेशन जो है वो हम कहाँ से लेंगे, इसको यानी डी एल को हम यहाँ लिख लेते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन लिया है। तो साइन थीटा डी एल ओवर आर स्क्वायर। सो दिस इज़ द टोटल मैग्नेटिक फील्ड। अब इसको हम मज़ीद जो है सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से देखें, अगर इस ये एंगल जो है, एंगल टोटल एंगल जो है वो वेरी कर रहा है कहाँ से, ज़ीरो से लेके, यानी यहाँ पर अगर हम एंगल लेंगे इधर इस एंगल तो 0 डिग्री होगा और इससे वेरी करेंगे तो टोटल कितना होगा 180 डिग्री। तो एंगल जो है यानी ये आर जो पॉइंट P है उस पॉइंट P को हम 0 डिग्री से वेरी कर सकते हैं कहाँ तक, 180 डिग्री तक। यानी अगर ये पॉइंट P हम यहाँ पर ले लें तो एंगल कितना होगा इनके दरमियान, 0 डिग्री होगा। यानी इस डायरेक्शन में अगर हम पॉइंट P ले लें इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब अगर हम इसको रोटेट करते जाएं तो ये एंगल क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और यहाँ तक अगर हम इसको ले आए पॉइंट P को तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो 180 डिग्री, तो वी कैन वेरी द एंगल थीटा बिटवीन करंट एलिमेंट IDL एंड यूनिट वेक्टर R। ठीक है, ये जो यूनिट वेक्टर कंपोनेंट है पॉइंट P का इन द डायरेक्शन ऑफ P, इसके दरमियान जो एंगल है और जो IDL साइन थीटा के दरमियान है एंगल वो हम 0 डिग्री से, यानी यहाँ पर होगा तो 0 डिग्री, इस तरफ पॉइंट P को हम मूव करते जाएं पॉइंट P को यहाँ ले आएँ तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो दोनों के दरमियान एंगल जो है वो हम कहाँ से वेरी कर सकते हैं, फ्रॉम थीटा 1 इज इक्वल टू 0 डिग्री टू थीटा 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री और पाई। तो एंगल जो है वो हम 0 डिग्री से लेके कितने तक वेरी कर सकते हैं, 180 डिग्री तक वेरी कर सकते हैं। किसके दरमियान, करंट एलिमेंट IDL के दरमियान और जो वेक्टर कंपोनेंट ऑफ P इन द डायरेक्शन ऑफ P इसके दरमियान R, यानी R और IDL साइन थीटा इन दोनों के दरमियान एंगल हम 0 डिग्री से 180 डिग्री तक वेरी कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन जो है वो हम लेंगे कहाँ से, B इज इक्वल टू आ जाएगा थीटा 1 इज इक्वल टू 0 डिग्री और थीटा 2 इज इक्वल टू पाई। तो 0 डिग्री से लेके पाई तक जो है वो हम वेरी कर सकते हैं एंगल, और वैल्यूज़ हमारे पास क्या थी, म्यू नॉट म्यू आर आवर 4 पाई इंटू आई और साइन थीटा DL आवर आर स्क्वायर। ये हमारे पास, इसको हम लेट इक्वेशन 1 कह देते हैं। अब अगर यहाँ से हम एक और पॉइंट लें, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट, ये जो है हम ले रहे हैं पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट R, परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो कि इसके साथ 90 का एंगल बना रहा है, कैपिटल R। तो अब अगर यहाँ से देखें थीटा के सामने वाला साइड जो है वो परपेंडिकुलर होता है और ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर अगर हम साइन थीटा की फ्रॉम गिवन फिगर, इस फिगर से अगर हम साइन थीटा की वैल्यू निकालें तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या आ रहा है, कैपिटल R, और हाइपोटेन्यूज क्या आ रहा है, स्मॉल r। तो अगर इससे हम स्मॉल r की वैल्यू निकालें तो स्मॉल r इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन थीटा उधर जाके डिवाइड, तो स्मॉल r की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल R आवर साइन थीटा, एंड वेयर कैपिटल R इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द y टू पॉइंट P। कैपिटल R जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कहाँ से, पॉइंट y से लेके पॉइंट P तक। तो ये स्मॉल r की वैल्यू हमने पुट करनी थी तो वो हमारे पास आ गई। दूसरा जो है हमने चेंज करना है यानी DL को d थीटा में, क्योंकि ये साइन थीटा है, साइन थीटा को सॉल्व करने के लिए हमारे पास वेरिएबल क्या आना चाहिए, d थीटा आना चाहिए। तो d थीटा लाने के लिए जो है हम फ्रॉम फिगर अगेन जाएंगे, तो फ्रॉम फिगर अगर हम कॉट थीटा की वैल्यू फाइंड करें, कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अवर परपेंडिकुलर, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अवर बेस, और कॉट थीटा जो है ये इक्वल होता है बेस अवर परपेंडिकुलर। तो अब यहाँ पर जो है ये परपेंडिकुलर होगा थीटा के सामने वाला, ये हाइपोटेन्यूज, और ये जो हमारे पास साइड है लेट, इसकी लेंथ जो है वो हम L ले लेते हैं, लेंथ स्मॉल l। तो ये क्या हो जाएगा, बेस। तो बेस अवर परपेंडिकुलर, तो बेस जो है वो L है और परपेंडिकुलर जो है वो क्या है, R।
तो यहाँ से अगर हम l की वैल्यू निकालें, स्मॉल l इज इक्वल टू आ जाएगा r इंटू कॉट थीटा। अब अगर हम दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लें तो डी एल इज इक्वल टू आ जाएगा r कांस्टेंट है, कॉट थीटा का जो है डेरिवेटिव आता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो ये हमारे पास डी एल की वैल्यू भी आ गई, डी एल की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, और आर की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। तो ये आर की वैल्यू आ गई हमारे पास, और ये जो है हमारे पास डी एल की वैल्यू आ गई। इन दोनों वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे कहाँ पर, इक्वेशन 1 में। तो पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ डी एल एंड आर इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में अगर हम पुट करेंगे तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी म्यू नॉट म्यू आर ओवर 4 पाई इंटू आई, कॉन्स्टेंट बाहर लिख लेंगे। थीटा जो है वो वेरी कर रहा है 0 से लेके पाई तक, और साइन थीटा इंटू डी एल की वैल्यू हमारे पास आई है माइनस यहाँ पे लगा देंगे, तो ये आ जाएगा आर कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा ओवर आर स्क्वायर। आर की वैल्यू है कैपिटल आर ओवर साइन थीटा, तो आर स्क्वायर जो है ये आ जाएगा आर स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा जो है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। सो फ्रॉम हेयर वी विल गेट म्यू नॉट म्यू आर आई ओवर 4 पाई इंटू 0 टू पाई, ये हमारे पास हो जाएगा, एक आर से कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन जो है वो हम बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन क्यूब थीटा ओवर आर इंटू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा जो है ये इन्वर्स होता है साइन थीटा के, तो कोसेकेंट स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1 ओवर साइन थीटा। तो कोसेकेंट स्क्वायर थीटा की जगह हम लिखेंगे 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा और इंटू डी थीटा। साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा से काट जाएगा, तो ऊपर रह जाएगा हमारे पास b इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर आई ओवर 4 पाई इंटू माइनस जो है हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0 टू पाई, और ये हमारे पास यहाँ रह जाएगा साइन थीटा आर जो है ये हम कांस्टेंट है बाहर लिख लेंगे, तो साइन थीटा इंटू डी थीटा, और माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो साइन थीटा का जो है इंटीग्रल होता है माइनस कॉस थीटा, और माइनस ये है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट म्यू आर ओवर 4 पाई इंटू आर आई इंटू हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा का इंटीग्रल माइनस कॉस थीटा और माइनस ये, तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस कॉस थीटा इंटू ये हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं ये हमारे पास आ जाएंगे 0 टू पाई। 0 टू पाई है तो इसको अगर हम चेंज कर लें पाई टू 0, यानी अपर लिमिट को लोअर लिमिट में, तो उसकी वजह से हम अगेन क्या करेंगे माइनस का साइन लगाएंगे। अगर हम लिमिट्स जो है अपर लिमिट से लोअर लिमिट कर चेंज कर लें, यानी हम लोअर लिमिट से यानी 0 से पाई तक जाएं, ठीक है, या पाई से 0 तक आएँ, तो पाई से 0 तक अगर हम आएंगे तो लिमिट्स क्या हो जाएंगी चेंज हो जाएंगी, तो साइन क्या हो जाएगा नेगेटिव आ जाएगा फिर, तो माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। तो इसको अगर हम पुट करेंगे तो b इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट म्यू आर ओवर 4 पाई इंटू आई इंटू अपर लिमिट तो माइनस कॉस 0 डिग्री और माइनस लोअर लिमिट जो है आ जाएगी कॉस पाई। तो ये हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट म्यू आर ओवर 4 पाई आर इंटू आई, अपर लिमिट जो है ये क्या आएगा -1 और लोअर लिमिट जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा -1 इसमें से भी। तो ये हमारे पास ये हमने लिमिट चेंज की तो माइनस साइन जो है वो क्या हो गया ख़त्म हो गया। तो ये अपर लिमिट कॉस 0 डिग्री माइनस लोअर लिमिट जो है वो क्या आ जाएगा अपर लिमिट माइनस अपर लिमिट कॉस 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, और कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा +1, तो 1 + 1 जो है ये कितना आ जाएगा 2,
तो 2 जो है इस 4 से कैंसिल हो गए, तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा म्यू नॉट म्यू आर इंटू आई ओवर 2 पाई आर. So this is the magnetic field at point P due to current I flowing through the wire. तो ये 1 + 1 2 हो जाएगा, तो 2 इससे कैंसिल हो गए 4 से, तो 2 2 ज़र 4, तो 2 आ जाएगा हमारे पास. तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी म्यू नॉट म्यू आर आई ओवर 2 पाई आर. तो ये जो है बायोट-सेवरेट लॉ के ज़रिए इस तरह हम क्या फाइंड कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट की. कहीं पर भी अगर करंट फ्लो कर रहा है तो वहाँ पर जो है हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग वहाँ से क्या फाइंड कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं. क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो करंट आई की वजह से प्रोड्यूस होती है, तो करंट आई की वैल्यू वहाँ पर हमेशा गिवन होगी, और वहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा इन दी फॉर्म ऑफ सर्कुलर लाइंस, इन दी फॉर्म ऑफ सर्कुलर लाइंस इस तरह क्या होगी, प्रोड्यूस होगी. तो वो रेडियस आर की वैल्यू जो है वो आपको गिवन होगी कि वायर से लेके पॉइंट पी तक डिस्टेंस कितना है. तो वायर से लेके अगर पॉइंट पी तक डिस्टेंस, अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका रेडियस गिवन हो वहाँ पर, तो और करंट भी गिवन हो, तो बाकी सारी वैल्यूज़ क्या हैं, कांस्टेंट है. तो वो पुट करके जो है हम क्या फाइंड कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं. तो ये है बायोट-सेवरेट लॉ. तो बायोट-सेवरेट लॉ के ज़रिए जो है हम कांस्टेंट इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसको हम क्या कर सकते हैं, इजीली फाइंड कर सकते हैं इसके ज़रिए. तो आई थिंक कि आपको जो है इसकी समझ आ गई होगी, और इसके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स जो है वो मैं आपको एज अ होमवर्क के तौर पर दूंगा. ओके, अल्लाह हाफ़िज़.